पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। जर्नी को एक वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है, कुछ वर्ड्स में डिस्क्राइब करना पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल भी। सो इट हैज़ बीन अ रोलर कोस्टर राइड ऑब्वियसली। बहुत से उतार चढ़ाव हम कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में इस जर्नी में ज़्यादातर चढ़ाव ही होते हैं अंटिल यू गेट सेलेक्टेड। मैं हमेशा बस यही कहूँगी कि इंटरव्यू के टाइम वो एक्चुअल में आप ऑनेस्टली क्या है ना, जैसे होता है कि किसी इंसान को अंदर से झांक लेना, बस वो आधे घंटे में वही करना चाहते हैं। हम हर सिक्के के दो पहलू होते हैं ऑब्वियसली। तो जितना चीज़ें डिजिटली अवेलेबल है, मुझे लगता है उन्होंने एजुकेशन को डेमोक्रेटाइज कर दिया है। अब कोई इंसान दूर दराज में बैठा हुआ है तो वो एक्सेस कर सकता है और पढ़ सकता है। बट हाँ, उसी समय पे कहीं ना कहीं देयर हैज़ बीन अ फ्लड ऑफ सोर्सेज। मतलब ऐसे क्वेश्चन थे कि जिन्हें मुझे लगता था कि अगर मैं थोड़ा सोचती मैं बहुत बेटर आंसर कर सकती थी, बट क्योंकि उस समय मेरा पेशेंस, एनर्जी सब ड्रेन आउट हो चुका था और काफ़ी देर हो चुकी थी, तो मैंने शायद सोचना प्रेफर नहीं किया उस समय। रिजल्ट वाले दिन जब रिजल्ट आया तो ये रो रही थी खुशी के मारे। तो मेरी आंखें खुली, मैं सो रही थी। मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि बच्ची क्यों रो रही है। मैंने इसे अपने पास बुलाया, मैंने कहा बेटा क्या हुआ। ये बोली मम्मा मेरा सिलेक्शन हो गया। कोई भी गेट से पूछता है ना तो ये नहीं कहता है हमें 3/1 में जाना, नहीं, हमें प्रीति के यहाँ जाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं जाकर जो। आज हमारे साथ है एक ऐसी यूपीएससी टॉपर जिन्होंने एग्जाम में नहीं बल्कि लाखों एस्पिरेंट्स का भी दिल जीत लिया है, जिन्होंने यूपीएससी में 140 रैंक के साथ अपना नाम बनाया है, और वो है प्रीति चौहान। जानते हैं उनकी जर्नी, उनके बारे में और उनके वर्ड्स में कि कैसी रही है उनकी डिफिकल्ट जर्नी। कैसे हैं आप प्रीति? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम, और अब और भी ज़्यादा ठीक आप आ गई हैं तो कैसी रही है आपकी जर्नी? मैम, जर्नी को एक वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है, कुछ वर्ड्स में डिस्क्राइब करना पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल भी। सो इट हैज़ बीन अ रोलर कोस्टर राइड ऑब्वियसली। बहुत से उतार चढ़ाव हम कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में इस जर्नी में ज़्यादातर चढ़ाव ही होते हैं अंटिल यू गेट सेलेक्टेड। तो हाँ, काफ़ी दिन होते हैं जब आपको लगता है कि चीज़ें नहीं हो रही हैं जैसा आपको चाहिए, मॉक्स में उतने ज़्यादा मार्क्स नहीं आ रहे हैं जितने आपको चाहिए, आप शायद टारगेट्स मिस कर रहे हैं या बहुत सी चीज़ें होती हैं, समझ नहीं आ रहा होता है। तो कई बार आप भ्रमित हो जाते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वो दीज़ आर द डेज़ व्हिच प्रूव टू बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट, द मोस्ट क्रूशियल, कि उस समय हारना नहीं होता है। एग्जैक्टली। आपकी जो प्लानिंग थी वो कितनी फ्लेक्सिबल और कितनी मतलब कि कितनी डिफिकल्ट रही है? मैम, प्लानिंग को मैं ऐसा रखती थी कि अगर पढ़ने का मेरा एक एक फिक्स्ड टाइम है तो वो टाइम चेंज नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस देयर इज कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी है। मैं उसको चेंज नहीं करती थी, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं वो थोड़े डिस्ट्रैक्शंस को, कुछ समय के लिए मैंने सब चीज़ों को रोक दिया था। तो फ्लेक्सिबिलिटी मेरी प्लानिंग में काफ़ी ज़्यादा कम थी। ओके। तो अगर पढ़ाई करनी है तो करनी है, दैट वाज तो फॉर श्योर। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा आपको चैलेंजिंग पार्ट आपको कहाँ पे लगा? मैम, जितना मुझे समझ आया 2 ढाई साल में, तीनों जो स्टेजेस होते हैं, तीनों के अपनी चैलेंजेस हैं, अपनी इम्पोर्टेंस है। बिकॉज़ प्रीलिम्स एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे यूपीएससी एस्पिरेंट्स को फ़िल्टर आउट करती है। वहाँ पे सबसे कम सक्सेस रेशियो है। लाखों एस्पिरेंट्स अप्लाई करते हैं, फ्यू थाउज़ेंड्स गेट सेलेक्टेड। और वहीं मेंस है, मेंस इतने कम दिनों के अंदर इतना ज़्यादा ड्रास्टिकली ड्रेन आउट करती है आपकी एनर्जी को, मेंटली एंड फिज़िकली। तो वो उसका अलग चैलेंज है। एंड इंटरव्यू एक डिसाइडिंग फैक्टर है। If you would not perform well in interview, you won't get the selected cadre or the preferred service. तो तीनों के अलग challenges हैं मैम। तो बेसिकली आपकी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रही है वो क्या-क्या रही है? मैम, स्ट्रैटेजी ऐसा कुछ खास नहीं है। इट्स जस्ट, मुझे लगता है कि पूरी जर्नी हिट एंड ट्रायल है। कुछ चीज़ें हैं जो आप ट्राई करते हैं वो चल जाती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आप ट्राई करते हैं नहीं चलती हैं, फिर उनसे आप सीखते हैं, जो गलतियाँ हैं उनको सही करते हैं, जो रेक्टिफाइड चीज़ें हैं उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो यही सब चीज़ें होती हैं। आपका जो डेली जो रूटीन होता था वो फिक्स्ड होता था या फिर फिक्स्ड के साथ-साथ वो कोई ऐसा अडैप्ट भी रहा है आपके साथ? मैम, मेरे रूटीन में मेरी पढ़ाई आती थी। उसके अलावा आई लाइक टू राइट पोएट्री। पोएट्री बहुत पसंद है, ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ना पसंद है। तो वो सब चीज़ें जितना हो सके उतना परस्यू करने की कोशिश करती थी। एंड साथ में मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तो यही सब चीज़ें मेरे रूटीन में शामिल होती थी। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि आप बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती जी। हैं, तो इसमें मोटिवेशन तो है ही, साथ-साथ एक ये भी है कि आपके लिए चैलेंजिंग पार्ट भी है, क्योंकि बिल्कुल। आप पढ़ाते भी उसमें आप अपने लिए कितना समय निकालते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। मैम, बिल्कुल ऐसा है, बट मैं थोड़ा-सा इसको ऑप्टिमिस्टिकली देखती हूँ, क्योंकि जब आप बच्चों के साथ बैठते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनसे 2 बातें करते हैं, तो इट एक्चुअली वर्क्स एज़ अ स्ट्रेस बस्टर, क्योंकि बहुत मज़ा आता है बच्चों को पढ़ाकर, उनसे बात करके। तो ठीक है, कंपनसेट हो जाता है वो चीज़ें। आपके लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट के सिलेक्शन इंटरेस्ट से हुआ या फिर कोई मार्क्स ओरिएंटेड थ्रू था? मैम, कई सारे फैक्टर्स होते हैं।
सो मेरी ग्रेजुएशन एक्चुअली केमिस्ट्री के अंदर है। सो ये था ऑब्वियसली कि मैं केमिस्ट्री को एज एन ऑप्शनल ले सकती हूँ बिकॉज आई हैव डन ऑनर्स इन केमिस्ट्री। बट व्हेन आई एनालाइज द सिलेबस तो मुझे लगा कि पहला तो केमिस्ट्री इज अ साइंस सब्जेक्ट, तो उसको अलग से टाइम अलॉट करना पड़ेगा जीएस के अलावा, बहुत अच्छे से दोनों के बीच बैलेंस बनाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा टफ होगा। और फिर मेरे पास और नए सब्जेक्ट्स पढ़ने का ऑप्शन था, केमिस्ट्री तो पढ़ ही रहे थे इतने सालों से तो आई चूज सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी लिया मैंने और उसमें कोई कोचिंग नहीं करी बिकॉज सोशियोलॉजी इज मोर अबाउट सोसाइटी एंड सोशल इशूज। एक बार अच्छा बेस बन जाए तो आप ऑटोमेटिकली खुद कर सकते हैं। जब प्रिपरेशन के टाइम कभी ऐसा आपको फील हुआ है कि आप बहुत लो फील कर रही हैं एंड मोटिवेशन थोड़ी डाउन हो गई है, बट टिल देन आपका मतलब मोटिवेशन देन धीरे धीरे कोई ऐसा इंस्पिरेशन है जो जिनको देखो आपको मोटिवेशन मिली हो यूपीएससी के लिए? मैम कभी नहीं, हर तीसरे दिन ऐसा लगता था कि नहीं हो रहा है हर तीसरे दिन लिटरली रोना आता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। मे बी आई शुड हैव चूजन एनी अदर पाथ, जो लोग कर रहे हैं बाकी मुझे वो करना चाहिए था। बहुत सी चीजें होती हैं, बहुत सारे सेल्फ डाउट्स होते हैं। तो ऐसे में मेरे पेरेंट्स मेरे लिए इंस्पिरेशन है, मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने कभी मेरा मनोबल नहीं टूटने दिया। तो बस ऐसे कुछ खास लोग हैं मेरी लाइफ में, दे नेवर लेट मी ब्रेक डाउन। ओके, इंटरव्यू में कोई ऐसे सवाल थे जो आपको अभी तक याद है जो बहुत टफ रहे हो? इंटरव्यू मैम इंटरव्यू इज एकदम अलग एक्सपीरियंस। तो हाँ, एक तो ये था कि ऐसा होता है कि इंटरव्यू में आपको एक एक करके भेजा जाता है, बोर्ड के पास में अलग अलग बोर्ड्स होते हैं। तो जो सेंट्रल हॉल में था, आई वॉज द 24th एंड द लास्ट वन टू लीव, तो मुझे शाम के 5:30 तक बैठना पड़ा था वहां पे। तो उस समय तक ऑलरेडी इंसान का पेशेंस ड्रेन आउट हो जाता है बिल्कुल, और ऊपर से आप साड़ी वगैरह पहने हुए हो, मतलब काफी चीजें होती हैं। तो फिर गए बोर्ड के सामने और इतने सीनियर मेंबर्स जो कि ट्रिपल है आपकी एज में, एक्सपीरियंस में, हर एक चीज में, तो थोड़ा सा इंसान घबरा जाता है। हाँ, उन्होंने काफी ऐसे क्वेश्चंस किए थे, कुछ नहीं भी आए मुझे तो मैंने कहा सर सॉरी मैम सॉरी, ठीक है, बट दे आर ऑल कॉर्डियल, सब चलता है वहाँ पे। अच्छा, कुछ ऐसे इंटरव्यू के टाइम में मतलब एस्पिरेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्टी पॉइंट आते हैं, वो लोग वीडियोस भी देखते हैं ऑनलाइन कि बेसिकली कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो आप ऐसे क्या मोटिवेशनल टिप्स दे पाएंगे आप व्यूअर्स को कि जिससे वो इस चीज को मोटिवेशन दे सके और वो प्रिपेयर हो जाए कि बेसिकली इतना कभी कभी हार्ड और प्रेशर नहीं है जितना प्रेशर आप लेके जाते हो और इंटरव्यू के टाइम उनको बहुत प्रॉब्लम होती है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं हमेशा बस यही कहूंगी कि इंटरव्यू के टाइम वो एक्चुअल में आप ऑनेस्टली क्या है ना, जैसे होता है कि किसी इंसान को अंदर से झांक लेना, बस वो आधे घंटे में वही करना चाहते हैं। तो जितना हो सके खुद को ऑनेस्ट रखिए। आप ये सोचिए कि अगर आप आने वाले कल में एक ऑफिसर बनेंगे तो आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, उस हिसाब से जवाब दीजिए। और इतना कोई प्रेशर नहीं है, प्रेशर केवल माइंड में होता है। वो बहुत ही ज्यादा कॉर्डियली आपसे बात करेंगे, वो वहां पे आपको सेलेक्ट करने के लिए बैठे हैं, रिजेक्ट करने के लिए नहीं। अगर आप उनको कोई मौका नहीं देंगे रिजेक्ट करने का तो सब चीजें अच्छी होंगी। अच्छा, आउटफिट के सिलेक्शन में क्या थॉट था, मतलब बेसिक था या फिर इम्पैक्टफुल रहा? मैम फॉर द इंटरव्यू हाँ। हम बेसिक ही रखा, मैंने जितना सॉबर हो सकता है उतना वैसे ही रखा, बिकॉज आउटफिट से ज्यादा पर्सनालिटी मैटर करती है ऑब्वियसली। कुछ ऐसे की एलिमेंट्स जो आप व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, मतलब अबाउट द इंटरव्यू एंड प्रिपरेशन? ओके, पहली चीज तो मैं कहूंगी कंसिस्टेंसी। प्लीज ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक दिन 8 घंटे पढ़ रहे हैं, 10 घंटे पढ़ रहे हैं और 4 दिन की छुट्टी, ऐसा नहीं होगा और ऐसे नहीं होगा। तो कंसिस्टेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में ऐसा होना चाहिए कि आप मोटिवेशन को बाहर ना ढूंढे, क्योंकि बाहरी मोटिवेशन कुछ समय में फेड आउट हो जाएगा, वो फिर आप नया सोर्स ढूंढेंगे मोटिवेशन का। तो इनर देयर शुड बी एन इनर फायर, अपने अंदर कुछ होना चाहिए। और जिस दिन ऐसा लग रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं करना है, कुछ और कर लेना चाहिए था, उस दिन खुद से सवाल करो कि शुरू क्यों किया था। देयर मस्ट हैव बीन सम रीजन ना। पता था डिफिकल्ट है, पता था जॉब भी डिफिकल्ट है, सिलेक्शन भी डिफिकल्ट है, सक्सेस रेशियो भी कम है, स्टिल यू चूज दैट पाथ ना। तो कुछ रीजन रहा होगा, तो उस रीजन को मत भूलना। अच्छा, जैसे डिजिटल का जो ज़माना है, तो इसमें आपने प्रिपरेशन के लिए नोट्स बनाए या फिर कोई डिजिटल टूल्स का भी यूज़ किया है आपने? मैम मेरा दोनों कंबाइंड था। ओके। हाँ, मेरे पास ऑफलाइन मेरे नोट्स भी हैं, ऑनलाइन भी एवरनोट जैसी टूल्स हैं, तो मैंने वहाँ पे भी बनाया हुआ है। तो बस ये है कि ऑनलाइन में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो वो हेल्प करता है। डिजिटल फॉर्मेट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे लोग प्रिपरेशन के लिए आजकल तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो गई है, ऑनलाइन कोर्सेज़ है, वीडियोज़ है, सब चीज़ आपको नोट्स, आपको पूरा सिलेबस सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन इसमें आपके हिसाब से क्या चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए? मैम हर सिक्के के दो पहलू होते हैं ऑब्वियसली। तो जितना चीज़ें डिजिटली अवेलेबल है, मुझे लगता है उन्होंने एजुकेशन को डेमोक्रेटाइज कर दिया है। अब कोई इंसान दूर दराज में बैठा हुआ है तो वो एक्सेस कर सकता है और पढ़ सकता है। बट हाँ, उसी समय पे कहीं ना कहीं देयर हैज बीन अ फ्लड ऑफ सोर्सेस। बच्चे बहुत कंफ्यूज है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में मैं कहूंगी कि ऐसा नहीं कि हर टॉपर जो कह रहा है उसकी बात सुन के बस भाग पड़ो, नहीं। खुद एनालाइज करो, खुद देखो, अगर खुद को सही लगता है तो जरूर उसे पिक करो।
कभी ऐसा लगा है आपको कि बस गिव अप कर दूँ या फिर दोबारा से बाउंस बनाने की कोशिश की हो आपने उस चीज़ को? मैम होता है, बिल्कुल होता है। मैं नहीं कहूँगी नहीं होता। बहुत बार होता है कि शायद कुछ और चुनना चाहिए था। मे बी आई शुड हैव गॉन फॉर सम जॉब और फाइनेंशियल बैकअप बिकॉज़ आई जम्प्ड फ्रॉम ग्रेजुएशन टू स्ट्रेट इंटो द यूपीएससी। तो ऐसा बहुत बार लगता है, बट फिर भी वही जो मैंने कहा कि अपनी इंटेंट को याद रखो। तो आप अपनी जर्नी को एक ब्रीफ में अगर बताना चाहें तो व्यूअर्स को आप मतलब कैसे डिस्क्राइब करेंगे अब इसके बारे में कि आपकी प्रिपरेशन से लेके जो फाइनल स्टेज आपके लिए रहा है वो कितना क्रूशियल, कितना इजी एंड डिफिकल्ट दोनों रहा है? सिलेक्शन हो गया तो मैं नहीं कहूँगी ईज़ी था। ऐसा बिल्कुल नहीं है। टफ था ऑब्वियसली। ठीक है, आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग सीरियसली इन 2023। मैं उससे पहले थोड़ा बहुत पढ़ती थी, कभी पढ़ लिया, कभी नहीं पढ़ा बिकॉज़ साथ में कॉलेज होता था। तो वो ज़्यादा मैं प्रायोरिटाइज़ करती थी ऑब्वियसली। और उससे पहले मैंने थोड़ी टॉपर्स टॉक वगैरह देखी थी यूट्यूब पर। सारे टॉपर्स आके अपनी बातें बताते हैं, स्ट्रैटेजीज़ बताते हैं। तो मैं उनमें से एनालाइज़ करती थी कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या कॉमन थ्रेड इन सब की बातों में, जो ये हर कोई कह रहा है। तो फिर मैं उसके नोट्स बनाती थी बाकायदा, फिर उन्हीं चीज़ों से स्टिक करके मैंने पढ़ाई करी। तो ऐसे ही चलते-चलते मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ एंड आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। हो गया तो अब मेंस का आइडिया नहीं दूर-दूर तक क्या करना है, कैसे करना है। फिर आई जॉइन्ड वन ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म, तो वहाँ से हेल्प मिली, तो मेंस क्लियर हो गया। मेंस हो गया, देन इंटरव्यू आया। मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया लाइफ़ के अंदर, कोई ऑफिशियल इंटरव्यू नहीं दिया कभी। तो देयर वाज़ मतलब ज़ीरो एक्सपीरियंस था उस चीज़ का। फिर मॉक इंटरव्यूज़ दिए हर जगह। अच्छा, आपको जैसे दोबारा इंटरव्यू मान लो अगर आपको देना पड़ो तो इस बार आप क्या नया करेंगे इस बार? मैं कोशिश करूँगी और ज़्यादा थोड़ा कॉन्फिडेंट रहने की, बिकॉज़ मैंने बताया वो सी लास्ट टू लीव सेंट्रल हॉल, तो थोड़ा-सा नर्वसनेस आ गई थी उस चीज़ में। अच्छा, उसमें ऐसे कौन से क्वेश्चंस थे जिसमें आपको नर्वस आप हुए उसमें? मैम कई सारे क्वेश्चंस थे, जैसे देयर वाज़ वन क्वेश्चन कि मतलब ऐसे क्वेश्चंस थे कि जिन्हें मुझे लगता था कि अगर मैं थोड़ा सोचती, मैं बहुत बेटर आंसर कर सकती थी। बट क्योंकि उस समय मेरा पेशेंस, एनर्जी सब ड्रेन आउट हो चुका था और काफ़ी देर हो चुकी थी, तो मैंने शायद सोचना प्रेफ़र नहीं किया उस समय पे, मुझे सोचना चाहिए था। जैसे एक क्वेश्चन था कि अम, एक यही था कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो मतलब उसमें बहुत सारी खामियां हैं, उनको क्या करना चाहिए। तो मैंने बताया, बट वो दैट वाज एन एवरेज स्टैंडर्ड आंसर, मुझे लगता है मैं बहुत अच्छा बता सकती थी वो। तो बस अब की बार अगर होता है, दोबारा मौका मिलता है, तो मैं थोड़ा और काम और कॉन्फिडेंट रहने की कोशिश करूंगी। वेल, ये सबसे अच्छी बात है कि आपने यूपीएससी में एक बढ़िया जीत हासिल की है, बट अगर यूपीएससी नहीं होता तो आपका प्लान बी क्या होता? हम प्लान बी ऐसा था कि ठीक है अभी यूपीएससी है, बट और बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स दी थी, बट अगर ऐसा कुछ नहीं हो पाता तो आई शुड हैव गॉन फॉर टीचिंग, क्योंकि पढ़ाना पसंद है, पढ़ाती हूँ 4-5 साल से। एक कोई ऐसा लाइक इंस्पिरेशन एंड क्रूशियल पॉइंट जो आप एस्पिरेंट्स को बताना चाहेंगे अबाउट द यूपीएससी? मेरी जर्नी में बस मैम मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मतलब जब मुझे नहीं समझ आते तो वन ऑफ देम सेड प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले कि तूने तो जंग में उतरने से पहले ही हथियार डाल दिए, स्टार्ट तो कर स्टार्ट। तो बस मैम ऐसी चीजें थी जो मुझे टूटने नहीं देती हैं। अच्छा, लॉन्ग स्टडी हाउस में आपको किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा रिफ्रेश किया? मैम मैं म्यूजिक सुनना बहुत पसंद करती हूँ, तो जब भी थोड़ा सा ब्रेक मिला, थोड़ा सूदिंग म्यूजिक सुन लिया, थोड़ा भाई बहन से लड़ाई कर ली, झगड़ा कर लिया, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो गया, उसके बाद वापस से पढ़ाई। ओके। एंड अगर यूपीएससी की बात करें तो इसमें आपके लिए कौन-कौन से जो सिलेक्टेड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपके लिए कौन से रहे? मैम जैसे मैंने बताया, मैंने केमिस्ट्री में ऑनर्स किया हुआ है, तो केमिस्ट्री का ऑप्शन था, लेकिन बट फिर लगा कि नहीं, साइंस सब्जेक्ट है, ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा इसको एंड कोचिंग की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, जो थोड़ा सा उस समय पॉसिबल नहीं था। तो लास्ट में मैंने पॉइंट आउट किया कि मैं सोशियोलॉजी या पीएसआईआर में से कोई लेना चाहूंगी। आई कंपेयर दी सिलेबस, सोशियोलॉजी ज़्यादा पसंद आया, तो फिर सोशियोलॉजी ले लिया। और इन्हीं में से आपके फेवरेट सब्जेक्ट कौन से? हम सोशियोलॉजी पसंद आ गया तो अब तो पढ़ लिया तो अच्छा है। अच्छा, एंड बाकी और आगे के आपके प्लान्स क्या हैं? और साथ-साथ अभी क्या अचीवमेंट्स आपको मिली है और अचीवमेंट्स में आगे आप क्या काम करने वाली हैं? अचीवमेंट मैम अभी तो सिलेक्शन हुआ है, तो मैं इसे अचीवमेंट नहीं कहूंगी। अचीवमेंट तब है जब मैं कुछ अच्छा कर लूँ सच में, जो पोजीशन मिली है उसके साथ में। तो हाँ, अभी आई विल गिव नेक्स्ट अटेम्प्ट टू इम्प्रूव माय रैंक। चलिए, अब आपका प्लान ए तो हो गया, अब आपका प्लान बी क्या है? प्लान बी मैम, प्लान बी वाज टू गेट द प्लान ए सक्सेसफुल। तो अभी हो गया है चीजें, बस अब फैमिली को अच्छी लाइफ देनी है, कुछ अच्छा जो करना चाहती थी सोसाइटी के लिए वो करना है, बस दैट्स इट। अच्छा, जब फैमिली की आपने बात की है, तो फैमिली में आपको किन लोगों ने सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया है? सभी ने मैम, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर सकती हूँ। मेरे पेरेंट्स मतलब दे हैव बीन द कांस्टेंट सपोर्ट, उनके बिना तो मैं कुछ हुई नहीं। यस, मेरे भाई बहन, पेरेंट्स, दोस्त,
यही सब है। तो बेसिकली यूपीएससी की जर्नी आपके लिए ज्यादा इजी तो नहीं रही है, डिफिकल्ट बहुत रही है। ये Easy सभी के लिए रहती इजी है। मैम किसी के लिए हो ही नहीं सकती। एग्जैक्टली, ये सभी के लिए नहीं होती है, बेसिकली बहुत डिफिकल्ट पार्ट है बस जहाँ वही है पे कि आपको डिफिकल्टी क्लियर लेवल करना किसी के है। लिए ज्यादा हो जाता है, किसी में थोड़ा एग्जैक्टली। कम रहता है, बस इतना ही है। अच्छा, तो आगे आपके जो प्लान्स हैं उसमें आप क्या करना चाह रही हैं? प्लान्स रिगार्डिंग हाँ मैम, मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट दूंगी टू इम्प्रूव माई रैंक। ठीक है, एंड उसके लिए आप क्या क्या प्रिपरेशन करने वाली है? अभी मैम क्योंकि नेक्स्ट मंथ ही अटेम्प्ट है तो बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं हो सकती ऑब्वियसली उतने समय में, तो आई विल रिलाई ऑन द सोर्सेज जो मैंने पढ़े हुए हैं पहले से, उन्हीं को ब्रशअप करूंगी, टेस्ट वगैरह दूंगी, हम वही सेम रूटीन जो फॉलो करती थी हमेशा से। कुछ ऐसी बुक्स है जो आप व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि वो पढ़ के वो भी इस चीज से मोटिवेट होके अपने प्रिपरेशन पे अच्छे से ध्यान दे जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं? मैम रिगार्डिंग यूपीएससी और अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी? यूपीएससी के लिए मैम वही स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं, हर कोई पढ़ता है उन्हीं को, सामने ही है लक्ष्मीकांत और शंकर, मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम है, यही सब बुक्स है मैम, और कुछ अलग नहीं है। एंड देयर इज नो सिंगल सोर्स विच कैन मेक यू क्लियर यूपीएससी, ऐसा कुछ नहीं है। सोर्स आप कोई भी पढ़ लिए, बातें वही रहने वाली हैं, तो वो आपके अप्रोच में एक्चुअल में डिफरेंस होता है। अच्छा, आजकल बहुत सारी चीजें जैसे कि मॉक टेस्ट हो गया, आपके लिए सिलेबस हो गया, करंट अफेयर्स, इनमें से कुछ ऐसे क्रूशियल कौन से पार्ट है जो व्यूअर्स को जरूर जानने चाहिए अबाउट द यूपीएससी? यूपीएससी मैम करंट अफेयर्स की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बिकॉज कई बार यूपीएससी क्वेश्चंस पूछती है करंट अफेयर्स को लिंक करके, प्रीलिम्स में आपसे करंट पूछा जाता है, मेंस में आपको अपने आंसर्स में करंट अफेयर्स का लिंकेज डालना होता है, इंटरव्यू में आप आंसर कर रहे हो तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस है काफ़ी ज़्यादा। तो इन्हीं में से आपके लिए कौन से क्वेश्चन ऐसे रहे करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो आप बताना चाहेंगे? हम फॉर एग्जाम्पल इन द इंटरव्यू आई वॉज आस्क्ड अबाउट डोनाल्ड ट्रम्प्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कैंपेन, तो द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड शी आस्क्ड मी अबाउट दिस कि ये क्या है, क्या कर रहे हैं ट्रम्प, एंड शुड इंडिया आल्सो फॉलो दैट, ये सभी चीजें ऐसे सवाल उन्होंने किए थे। अच्छा, एस्पिरेंट्स के लिए एक मेन क्वेश्चन ये है कि जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप जैसे आपने करंट अफेयर्स की बात की है, तो इसमें उनके लिए बड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है कि क्वेश्चन जो है वो सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल से रिलेटेड आते हैं या फिर इंडिया से रिलेटेड आते हैं। आप इस बारे में क्या बोलेंगे? हम इंटरव्यू के अंदर, हाँ जी। इंटरव्यू में मैम वो कई बार डिपेंड करता है कि योर प्रेफर्ड सर्विस, जैसे इफ यू हैव प्रेफर्ड आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस, देन इट इज वेरी ग्रेट पॉसिबिलिटी दैट आपको पूछा जाएगा इंटरनेशनल, बिकॉज यू आर ऑब्लिगेटेड टू नो अबाउट दैट अगर आपने प्रेफर किया है तो। बट हाँ, अगर आपने प्रेफर नहीं भी किया है, स्टिल एक जनरल नॉलेज आपको होनी चाहिए उस चीज के बारे में, बिकॉज हमारे पास सब्जेक्ट भी है इंटरनेशनल रिलेशंस मीन्स के अंदर हम पढ़ते हैं, तो जनरल नॉलेज हर एक एस्पिरेंट को होनी चाहिए उस बारे में, और थोड़ा सा डेप्थ में जो आईएफएस प्रेफर कर रहा है उसको होनी चाहिए, तो नेशनल इंटरनेशनल दोनों इश्यूज पे पूछा जाता है। एंड यूपीएससी में कभी-कभी ऐसा होता है कि जब एग्जाम टाइम पे क्या होता है, उनको आंसर्स को ब्रीफ करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। उस क्रूशियल पॉइंट्स के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जहाँ कहीं-कहीं एस्पिरेंट्स जो होता है वो उन क्वेश्चन को ही छोड़ देते हैं, जो उनके लिए टाइम मैनेजमेंट में बहुत डिफिकल्टी होती है। बिल्कुल मैम, टाइम मैनेजमेंट तो मुझे मुझे लगता है कि यूपीएससी इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट एंड प्रेशर मैनेजमेंट, बस यही दो चीजों का गेम है ये पूरा पूरा। आपके लिए टाइम मैनेजमेंट कहाँ सबसे ज़्यादा क्रूशियल रहा है? टाइम मैनेजमेंट मैम मेंस है मेनली टाइम मैनेजमेंट के लिए, बिकॉज वहाँ पे आपको 3 घंटे में 20 सवाल आंसर करने पूरी तरह से, एंड जहाँ पे आपने थोड़ा सा ज्यादा समय लगा दिया तो इट विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस द टाइम रिक्वायर्ड टू आंसर अदर क्वेश्चंस, तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करेगा मार्क्स को, तो वो चीजें थोड़ी सी स्ट्रेटेजाइज करनी होती है, पहले से प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि मुझे कितना समय लग रहा है, कितना लगना चाहिए, कितनी मेहनत और करनी पड़ेगी, तो वो सब चीजें पहले से प्री प्लान्ड होती है, करनी पड़ती है आपको। चलिए, जैसे कि प्रीति ने बहुत ही अच्छी बातें बताई है, उन्होंने पूरा प्रिपरेशन का एक प्लान बता दिया है यूपीएससी के लिए, उन्होंने अपनी जर्नी बहुत अच्छे से बताई है, बहुत ही ब्रीफ में बताई है कि कैसे लोग मोटिवेट हो सकते हैं। तो आई होप कि व्यूअर्स जो आप देख रहे हैं, इन सभी बातों से आप लोग मोटिवेट हो और आगे की प्लान पे जरूर ध्यान रखिए। ऐसे ही अब आगे और भी स्टोरीज को डिस्कवर करते रहेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग जागरण जोश। रिजल्ट वाले दिन जब रिजल्ट आया तो ये रो रही थी खुशी के मारे। तो मेरी आंखें खुली, मैं सो रही थी, मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि बच्ची क्यों रो रही है। मैंने इसे अपने पास बुलाया, मैंने कहा बेटा क्या हुआ? ये बोली मम्मा मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने कहा तो फिर क्यों रो रही है? मैंने इसे उठाया, अपने पास बुलाया, गले से लगाया तो ये और तेज रोने लगी। फिर मैं भी रोने लगी, तो मुझ पे कुछ नहीं बना। फिर मैंने सोचा अब हम दोनों ही माँ बेटी थी घर में, करूँ तो करूँ क्या? फिर मैंने इसके डैडी को फ़ोन मिलाया, फिर ये थे राजस्थान में, इनको फ़ोन मिलाया, फिर इनसे बात कराई। ये बोलती है पापा आप आ जाओ। मैंने बोला, मैंने कहा जी ये रो रही है, नहीं चुप हो रही, इसका सिलेक्शन होगा, रिजल्ट आ गया और ये बंद नहीं हो रही। फिर इसकी बात कराई तो कह रही पापा जी आप आ जाओ। पापा ने बोला ठीक है बेटा मैं आता हूँ।
पापा तुरंत ही फ़ोन रखा, ट्रेन पकड़ी, बेटी के पास आ गए। खुशी क्या, मेरे को तो खुशी मिली, फिर मैंने अपना सभी जगह अपना बताना चालू कर दिया, ऐसे-ऐसे हो गया, इसलिए सभी जगह से मुझे बधाई आने लगी। इस देखो इसकी काबिलियत पर तो मैडम हमें पूरा विश्वास था, क्योंकि हमने कभी इसे घर का भी कुछ नहीं करने दिया। बेटा खाली पढ़ो, हमें पढ़ाई से मतलब है। हमने इसे स्कूल, कॉलेज सब कराया, हमने इस पे कुछ नहीं कराया। बस खाली हमें पढ़ाई चाहिए। तो हमें इतना अपने बच्चे पे विश्वास था कि ये कर चुके कर निकलेगी। नहीं, हमने इसे यही कहा, बेटा हार मत मानना। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल देने वाला ऊपर है। फिलहाल हमने इनकी अभी तक भी हमने इनकी छूट कर रखी है। हमें किसी चीज़ की कोई वो नहीं है कि भई हम आज ही तेरी शादी करेंगे, ये करेंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है, जब तक तेरा मन है पढ़, जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक पहुँच। लेकिन इसने बच्ची ने हमारी मुरादें पूरी कर दी। क्या उम्मीद है आपको, मतलब आगे और भी जो इनके हाँ, प्लान काफी सारे हैं, बिल्कुल, तो यही प्लान सक्सेस होगी। तो यही प्लान आगे भी इनके और भी हैं, तो हाँ जी, इसमें आप लोगों का क्या कहना हाँ, है, क्या क्या बिल्कुल चाहते हैं? हम इसका साथ देंगे। जब तक हमारे शरीर में जान है, जब तक हमारी बेटी चाहती है, जब तक हम इसका साथ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके प्लान आगे भी कंप्लीट इसका प्लान हमारा दोनों का आशीर्वाद है और इसके ताऊ सब बड़े हैं, सबका इसका आशीर्वाद इसके साथ है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप इनका इसमें सबका। साथ दे रहे हो और इनको एक टाइम भी दिया है, जो हाँ जी, मुश्किल से लड़कियों हाँ को जी। बहुत कम दिया जाता है। नहीं, मैंने अपनी बेटी से कह दिया जब तक तेरा मन करे, जब तक पढ़। जिस दिन तू कहेगी हाँ मम्मी अब शादी लायक हूँ, उस दिन मैं लड़का देखना चालू करूँगी। नहीं तो कुछ नहीं। पढ़ो, आगे बढ़ो और हमारा नाम रोशन करो। हमें भी इस बच्ची के नाम से कितनी पहचान मिली है। अब कोई ये नहीं कहता, इसके पापा के नाम से हमारा मकान नहीं जानता, नु कहेंगे प्रीति के अच्छा वो जो टॉपर है। कोई भी गेट से पूछता है ना तो ये नहीं कहता है हमें 3/1 में जाना। नहीं, हमें प्रीति के यहाँ जाना, जो यूपीएससी की टॉपर है। देखो मैम, ये कहते हैं देखो बड़े बूढ़े इनका कहना है कि नाम कमाने में ज़िंदगी चली जाती है, लेकिन नाम गँवाने में 1 सेकंड लगता है। तो बेटियाँ ही नाम रोशन कर देती हैं, बेटियाँ ही नाम डुबो देती हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे हमने अपने बाप का नाम रोशन करा, ये बेटी भी हमारा नाम रोशन करे और कर दिया। और इससे ज़्यादा क्या करेगा बच्चा। मेरे और 2 बच्चे हैं, ये बड़ा बेटा है इससे छोटा। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे ये भी ऐसे बने दीदी को देख के। एक लड़की है 10th क्लास में, वो स्कूल गई है। वो भी ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी इसे देख के कुछ सीखें।